एवरीवन, वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 2 की रोटेशनल मैकेनिक्स। ओके, सो होप सो आपका जो बेसिक कंसेप्ट था, फंडामेंटल कंसेप्ट वाला जो लेक्चर था, आपने उसको समझा होगा किस तरीके से हम रोटेशनल मैकेनिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं और उसकी कंसेप्ट अप्लाई कैसे करेंगे। अब जो उसके मेजर रोल होने वाले हैं ना, जो मेन पार्ट होने वाला है, वो अब आपके लिए स्टार्ट हो जाएगा। ओके, जो कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है यूनिफॉर्म बॉडीज के, जब हम बात करते हैं उनके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की जब हम बात करते हैं तो वो अब स्टार्ट होगा। लेकिन बेसिक लेवल पे जो इंफॉर्मेशन होती है वो बहुत जरूरी होती है, वो हमने सीख लिया है। ठीक है, वो हमने सीख लिया। ओके, सो होप सो आपने उसको एंजॉय किया होगा, मस्त तरीके से आप उसको अप्लाई करेंगे। जो बेसिक लेवल के पार्टिकल टाइप के सिस्टम के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आप सॉल्व करेंगे। देखो, कंसेप्ट सीखने के बाद नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करनी होती है उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये तो जिम्मेदारी बनती है वो आपकी। ठीक है, जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपका बनेगा, उतने ज्यादा आप स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे। ओके, कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से, फटाक से, मस्त तरीके से। तो आज मैं बात करने वाला हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जो यूनिफॉर्म टाइप की बॉडीज होती है उनमें जो मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूनिफॉर्म टाइप का होता है। ठीक है ना, बिल्कुल कहीं पे कम का ज्यादा नहीं होता है, एक जैसा मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक डेफिनेट शेप की जो बॉडी होती है, ठीक है, उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे। और ये ना आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ रखा है इसके बारे में। ठीक है, आज थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि रियलिटी में इसका यूज कैसे करना है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करना है, इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जा सकता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेट्स सी। तो भाई जो मेन कंसेप्ट है, चल जल्दी से पहले उसको डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म। ठीक है सर, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन किसका सर? ऑफ मास। ठीक है, तो मतलब क्या कह रहे हो सर? मैं ये कह रहा हूं कि कुछ ऐसी बॉडीज हैं जो डेफिनेट शेप की हैं और जिनके अंदर मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है, तो उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो जब भी वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास की बात करता है ना, यानी यूनिफॉर्म बॉडीज की जब बात करता है, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, मैं वो आपको जल्दी से बता देता हूँ। सपोज करो, लेट अस कंसीडर कि यार आपके पास ना ये कोई बॉडी है। ठीक है, एक ऐसी कोई बॉडी है। ठीक है, ये बॉडी की बात कर रहा हूँ, नॉट पार्टिकल। ठीक है, और इस पूरी बॉडी के अंदर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है बॉस, इसका जो टोटल मास है वो कैपिटल एम हम कुछ मान सकते हैं। ठीक है, अब उसने बोला कि यार सर इसके अंदर जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, सिंपल। तो एक एक्सिस के अबाउट इसको हमने रोटेट कराना है। दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन, यू कैन से। अब इसका नाता आपके साथ जुड़ चुका है। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होती है ये आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, और सबसे बड़ा रोल तो इसी का होने वाला है। ऑल द डिस्टेंस वी हैव टू टेक ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज द परपेंडिकुलर। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होनी चाहिए। क्लियर है? चलो अब क्या करेंगे देख लो भाई, कम ऑन। तो इस पूरी बॉडी को हम घुमाना चाहते हैं, लेकिन ये यूनिफॉर्म टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसमें मास का जो यूनिफॉर्म है, इसमें पार्टिकल तो है नहीं, इसमें तो पता नहीं कितने इनफाइनाइट पार्टिकल्स होंगे। ओके, तो आप क्या करने वाले, एक छोटा सा पार्टिकल आप यहां से कट करेंगे, एलिमेंटल। लेट्स सी, ये आपने कट किया, इसका मास मान लो आप dm। पूरी बॉडी को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, पूरी बॉडी का मास है आपके पास m, उसमें से एक छोटा सा पार्टिकल आपने कट करके बाहर निकाल लिया। ठीक है, ऐसे समझो। ठीक है, जैसे यार पता क्या करते हैं, जैसे आप चॉकलेट खाते हो ना, डेयरी मिल्क खाते हो। ठीक है, सो डेयरी मिल्क में क्या होता है बेसिकली, ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे से, लाइक ऐसे छोटे छोटे से स्क्वायर्स बने होते हैं ना, ऐसे छोटे छोटे से। ठीक है, तो आपने क्या किया, पूरे का मास ले लिया m और इस छोटे से का मास ले लिया स्मॉल m, या dm मान लो। ठीक है, सिंपल है, डीएम मान लो आप इसका मास। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे डीएम मिलकर पूरी चॉकलेट नहीं बना देंगे। ठीक है, पूरी यूनिफॉर्म बॉडी से नहीं बन जाएगी, है कि नहीं? तो ये छोटे से की स्टडी कर लेते हैं और पूरे को हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन का यूज ही तो ये होता है, जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स एग्जिस्ट करे किसी बॉडी के अंदर और उनकी हमें स्टडी करनी हो, तो हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, क्योंकि उनको हम डायरेक्ट मैथमेटिकली जो नॉर्मल जो एडिशन होता है उसके एडिशन के थ्रू नहीं जा सकते, इसलिए हम इंटीग्रेशन की हेल्प लेते हैं। थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा? ठीक है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे पार्टिकल इसके अंदर होंगे और इस पार्टिकल की डिस्टेंस यहां से ले लेता हूं मैं परपेंडिकुलर, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आप देख सकते हो 90 डिग्री पे, और दिस डिस्टेंस वी कैन से दिस इज r। ठीक है, तो अब ये जो छोटू सा पार्टिकल है ना, पूरी बॉडी को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये इसके अबाउट ऐसे घूम रहा होगा, ये इसके अबाउट ऐसे घूम रहा होगा। ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं और पूरी बॉडी का निकालने के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। क्या बात कर दी। तो हमने पूरी बॉडी को एक पार्टिकल मान लिया, उसके अंदर एक पार्टिकल मान लिया, और हम लिखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस, चूंकि इसका मास स्मॉल है तो लेट्स सी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी स्मॉल होगा। हमने ऐसे मान लिया कि डी आई कैन बी रिटन एज, ठीक है, हमें पता है
मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्टिकल का होता था mr², यानी dm, और डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस दैट इज r²। क्लियर है? सो दिस इज व्हाट, हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए पूरी बॉडी का, पूरी बॉडी को रोटेट कराना है। सो टोटल निकालने के लिए स्मॉल को इंटीग्रेट करना पड़ेगा बॉस, ठीक है? सो इंटीग्रेट कर सकते हो आप, डी आई का इंटीग्रेशन आप ऑब्वियसली आई बनेगा ना, क्योंकि ये स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है, x की पावर 0 मान सकते हो तो x बचेगा, डी एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, x में, तो डी आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, i में, ठीक है भाई। अब ये इंटीग्रेशन बन गया आपके पास dm इंटू r², कम ऑन, दिस इज, ठीक है, सिंपल, ये आपने करना है। अब जब भी आप क्वेश्चन करेंगे ना बॉस, तो यहाँ पे स्मॉल मास है, स्मॉल एलिमेंटल मास है, ठीक है, और ये इंटीग्रेशन जो लिमिट ऑफ डिपेंड करेगा आप कौन से टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, 1D का कर रहे हो, 2D का कर रहे हो, 3D का कर रहे हो, कौन से टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन की बात आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए कर रहे हो, ठीक है। तो जब भी आप डीएम को रिप्लेस करेंगे, ठीक है, तो आप यूनिटरी मेथड का यूज कर सकते हैं, मतलब या फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट है या किसी एरिया में डिस्ट्रीब्यूट है या किसी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है। तो लीनियर मास डेंसिटी आपको पता है लैम्डा होती है, जिसको आप लिख सकते हो dm ओवर dl, यानी मास ओवर द लेंथ, ठीक है। जब मास का डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ में होता है, ठीक है, जैसे कोई रिंग ले लिया, कोई रॉड ले ली, ठीक है, ऐसे समझ लो, तो उसको बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी, पहले भी देखा था हमने, ठीक है। अगर सर वो मास एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, जस्ट लाइक प्लेट है कोई, जैसे व्हाइट बोर्ड है, एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो फिर हम यूज करेंगे सिग्मा, और यहां पे होगा मास इन एरिया, ठीक है। ये स्मॉल मास इन स्मॉल लेंथ या टोटल मास इन टोटल लेंथ, टोटल मास इन टोटल एरिया, ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि ये तो कांस्टेंट रहने वाली है। अगर हम डेंसिटी को वेरी नहीं करा रहे हैं, कांस्टेंट ले रहे हैं, तो फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब अगर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एरिया के लिए है, देखो एरिया के लिए, वॉल्यूम में रो से डिनोट करेंगे, तो मास ओवर द वॉल्यूम, तब आप इसके टोटल मास ओवर टोटल वॉल्यूम, linear mass density, surface mass density या aerial mass density you can say, and this is the volume mass density। वॉल्यूम मास है वॉल्यूम में, मास है एरिया में, मास है लेंथ में, इतनी बात अपने दिमाग के अंदर सेट करके रखनी है। वैसे हम यहाँ डिराइव तो नहीं करेंगे, एक दो मैं आपको आपके कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए आपको कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, बाकी मैं डायरेक्ट रिजल्ट का यूज करूंगा, उस रिजल्ट को अप्लाई करना आपको सिखाऊंगा कि उसका यूज करके न्यूमेरिकल को इजीली कैसे क्रैक कर सकते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि वी आर नॉट गोइंग फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस, हमने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करना है, सो दैट्स व्हाई हमें रिजल्ट को अप्लाई करना आना चाहिए, क्वेश्चंस को क्रैक करने के लिए टाइम भी तो बचाना है बॉस, ठीक है। लेकिन एक दो मैं आपको बता दूंगा जिससे आपकी एक कंसेप्ट बिल्डिंग हो जाए, ठीक है। सो थोड़ा सा आप ये याद रखेंगे इनिशियली, ठीक है सर, बढ़िया है सर। यहाँ से आप क्या करेंगे, डीएम को रिप्लेस करेंगे, जैसे यहाँ से डीएम निकालना होगा तो लैम्डा इंटू डीएल लिख लेंगे, यहाँ से डीएम निकालना होगा सिग्मा इंटू डीए लिख देंगे, यहाँ से डीएम निकालना होगा, ये लिख सकते हो, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ से आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो दिस इज द वे एक्चुअली। अब वो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एरिया डिस्ट्रीब्यूशन होगा मास का, या फिर एरियल मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या फिर वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा, हम यही से करेंगे। दिस इज द वे, क्लियर है। अब इसको अप्लाई कैसे करें, मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा, समझ गए ना बॉस। तो इस पूरी बॉडी का जो मास है वो कैपिटल एम था, इस पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप चाहते हो तो इसका एलिमेंटल मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, उसको इंटीग्रेट कर दो, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज वैलिड ओनली फॉर दिस सिचुएशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, या कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन भी तो कह सकते हो। कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक समान, एक जैसा, है ना, इक्वल, नॉट अनइक्वल, ठीक है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, इक्वल का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जैसे चपाती बना रहे हैं हम, पराठा बना रहे हो, पराठा खा रहे हो, तो ऐसा नहीं होता कि कहीं पे बहुत मोटा सा हो गया, कहीं पे बहुत पतला सा हो गया, एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। चपाती को ही मान लो यार, वो भी तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ही है, बस फ्लैट होना चाहिए एकदम, ठीक है, यूनिफॉर्म होना चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा फील आपको देता हूं कि अप्लाई कैसे करेंगे, कंसेप्ट को अप्रोच कैसे करेंगे, अगर थोड़ी टिपिकल टाइप की सिचुएशन आएंगी उसमें कंसेप्ट यूज कैसे करेंगे। बाकी चलेंगे डिक्टो डिक्टो, ठीक है, आपको डिक्टो अगर चीजें याद रहेंगी, आपको अप्लाई करनी आ गई, तो आई गारंटी आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन फोड़ सकते हो। बहुत टिपिकल, आईआईटी एडवांस को छोड़ के बाकी टिपिकल नहीं होते हैं। जेईई मेंस में भी मॉडरेट लेवल तक ही क्वेश्चंस होते हैं, नीट में तो बिल्कुल बेसिक से मॉडरेट के बीच में ही लाई करेंगे। यू डोंट वरी अबाउट दैट, आपके क्वेश्चन 100% सही होने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ जिन पर्टिकुलर कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन जो बॉडीज हैं, यूनिफॉर्म बॉडीज हैं, उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सो उनके नाम आपको सबसे पहले पता होने चाहिए कि क्या क्या स्टडी हमने करनी है, ठीक है, उन्हीं पे फोकस करेंगे, उन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं 100%, उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म बॉडीज, ऑब्वियसली यूनिफॉर्म रॉड, आपकी बात करेंगे हम, सबसे पहले यूनिफॉर्म रॉड की बात करेंगे।
ठीक है, जिसमें लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये आप सबको पता है, ठीक है। सो दिस इज यूनिफॉर्म रॉड सबसे पहले, फिर हम बात करेंगे रिंग। तो लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों में, लैम्डा यूज होगा, लीनियर मास डेंसिटी रॉड में भी और रिंग में भी, ठीक है बॉस, ठीक है। और रिंग को आप हूप भी कह सकते हो, है ना। और रिंग के जगह हम एक होलो सिलेंडर भी बोल सकते हैं। होलो सिलेंडर और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा सेम, कैसे मैं बताऊंगा, ठीक है। ओके, आप क्या करेंगे सर, आप क्या करेंगे, मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका सेम होगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है। अब हम बात करेंगे सर डिस्क की। तो डिस्क है सर, डिस्क को एक प्लेट होगी, यस सर, एक तरीके की राउंड सर्कुलर प्लेट, जस्ट लाइक चपाती और पराठा और चपाती, ठीक है। तो डिस्क मानो, या और सॉलिड सिलेंडर की बात करेंगे। सॉलिड सिलेंडर कौन सी एक्सिस के अबाउट, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सिस मैटर करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट हाउ टू अप्लाई द कंसेप्ट, एक्सिस कहां से पास हो रही है, ये मेन है, ठीक है। ओके, सो डिस्क हो गया सर, और सॉलिड स्फीयर, ठीक है, सॉलिड स्फीयर की बात करेंगे और होलो स्फीयर की बात करेंगे, ठीक है भाई, होलो स्फीयर की बात करेंगे और रेक्टेंगुलर, ठीक है, रेक्टेंगुलर शीट की बात करेंगे, मींस किसी रेक्टेंगुलर प्लेट की बात करेंगे, या फिर स्क्वायर प्लेट की बात करेंगे बॉस, स्क्वायर प्लेट की बात करेंगे या सीट की बात करेंगे, ये आप अंडरस्टूड है बॉस, ठीक है। और क्या हो सकता है सर, और आपका सॉलिड कॉन, ठीक है, या होलो कॉन की बात कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। इनसे जो रिजल्ट है ना, वो डायरेक्ट पूछे जाने के चांस होते हैं, इनका यूज करके न्यूमेरिकल बनाए जाते हैं, ठीक है। इनके रिजल्ट डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, जैसे कॉन वगैरह हो गए एंड ऑल समथिंग लाइक दैट, बट इनके ये बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है, मतलब ये बहुत जरूरी है, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल दिमाग में सेट होनी चाहिए, ठीक है बॉस। चलो वन बाय वन देखते हैं, मैं आपको समझा रहा हूं। देखो, इनको हम प्रूफ नहीं करेंगे, क्योंकि प्रूफ करने में बहुत टाइम वेस्ट होएगा आपका, तो वो अपने नहीं करना है, ठीक है, उसको आप अपने अवॉइड करना है, आपने बस रिजल्ट का यूज करना सीखना है। हाँ, थोड़ा सा एप्लीकेशन करके, मैं जैसे रॉड हो गई, यूनिफॉर्म या रिंग हो गया, मैं दिखा देता हूं आपको यूज कैसे करना है। तो अब हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। यूनिफॉर्म रॉड की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है बॉस, ठीक है, यूनिफॉर्म। तो एक रॉड ले लेते हैं, ले लो सर, ठीक है, ये रही भाई, ठीक है। अब इसको किस तरीके से आप इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस कहां से पास हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है, बस मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब भी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करोगे तो हमेशा फोकस करना है, फोकस ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये गलती बहुत बच्चे करते हैं, वो बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रटने में लगे रहते हैं, उनको लगता है कि बस इसको याद कर लिया जाए तो हो जाएगी, बात बन जाएगी। वो ये देखते ही नहीं है कि किस एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे हो। सो एक्सिस इज इंपॉर्टेंट। एक बार आपको ये फील आ गया कि एक्सिस का सबसे बड़ा रोल होने वाला है, तो मजा ही आ जाएगा, फिर आपको रटना पड़ेगा, आपको चीजें खुद में याद रह जाएंगी, खुद में याद हो जाएंगी, ठीक है। क्या बात कर रहे हो, ओके, यही बात कर रहे हैं, यही बात कर रहे हैं, यही तो आपके दिमाग के तार खोलने हैं मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो फोकस करना है एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास हो रही है, दिस इज इंपॉर्टेंट। चलो भाई देखते हैं। तो मैंने माना कि दिस इज ए यूनिफॉर्म रॉड, जिसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, और इस पूरी रॉड का जो मास है वो m है, और पूरी रॉड की जो लेंथ है ना वो टोटल l है बॉस, ठीक है। अब देखो एक्सिस कैसे पास हो सकती है, ठीक है, एक्सिस कैसे पास होती है। सपोज करो इसका सेंटर, हमने प्रूफ किया था सेंटर ऑफ मास में, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास है, दिस इज द पॉइंट, इसको मान लो पॉइंट O, एंड दिस इज द पॉइंट O, दिस इज द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, क्योंकि इस साइड से भी मास का लेंथ सेम है और इस साइड से भी सेम है, तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट दिस पॉइंट लेफ्ट और राइट में सेम है, तो दिस इज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ मास। तो अगर मैंने एक्सिस इस सेंटर ऑफ मास से पास करा दी, जिसके अबाउट इसको घुमाना है, समझना आप, ठीक है, जिसके अबाउट इसको रोटेट कराना है, तो ये जो रॉड है इसके अबाउट रोटेट करेगी अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर ऑफ मास। ये तो चलो जरूरी है कि भाई सेंटर ऑफ मास से पास हो गई, ठीक है, इस ओके, जरूरी नहीं है कि यहीं से पास होगी हमेशा, बट इंपॉर्टेंट क्या है, देखो ये जो एक्सिस है, पहली बात ये इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, दूसरी बात ये इसकी लेंथ के प्लेन के परपेंडिकुलर है, ध्यान से समझना, मतलब जैसे ये है ना, ये डस्टर है ना, इसको एक रॉड मान लो आप, तो एक्सिस मैंने ऐसे पास कराई, देखो ऐसे, ठीक है ना, तो ऐसे जब मैं पास कराऊंगा तो इसके सरफेस के परपेंडिकुलर है, सेंटर से पास होगी और इसकी यहाँ पे परपेंडिकुलर होगी, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर लेनी है। मींस इसका मतलब जो हम यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे हैं, सो वी हैव टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, पहला केस अबाउट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, इस पे फोकस करेंगे, बाकी तो आप याद भी रख सकते हो, मेन है about what, about which axis, passing through what point, ठीक है। So about the axis, you can say about the axis, ठीक है,
पासिंग, ये इस पे मैं फोकस करूंगा सबसे ज्यादा, ठीक है। जैसे मेरे को याद है वैसे ही फॉरएवर आपको भी याद रहेगा, बोलोगे ही नहीं, आपको ऐसे नहीं होगा कि यार सर आज पढ़ा था कल भूल गए भी, और मतलब क्योंकि हमने वो जस्ट पढ़ा था उसको समझा ही नहीं, ठीक है। सो अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू, ओके, सो पासिंग थ्रू व्हाट इज दैट, सेंटर ऑफ मास, जरूरी है ये, एंड फोकस करो, एंड पे फोकस करो, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ठीक है, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, कूल ना, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिख भी रहा है आपको, ठीक है। तब जाके वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आप याद रखते हो ना, वो आपको याद होता है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, दिस इज नॉन क्वांटिटी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे सर, अब देखो, जब आप इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो ऑब्वियसली इस एक्सिस के अबाउट सेंटर ऑफ मास से जब पास हो रही है और परपेंडिकुलर है प्लेन के, तो इससे सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये मैंने आपको समझाने के लिए साइन लगा दिया जिससे आपको याद रहे, बाद में आप जस्ट याद कर लेना। आपको पता है ये होता था ml²/12, यही होता था, अभी यही होता था यार, क्या बात कर रहे हो। अब इसको मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूं, एक दो ही करके दिखाऊंगा, सारे नहीं दिखाऊंगा, जिससे बिल्डिंग हो जाए कंसेप्ट की। वैसे तो आपने ऐसे याद रखना है, जैसे मैं बता रहा हूं चीजों को वैसे याद रखना है। एक बार ये सेट हो गया ना, मैं फिर बोल रहा हूं यार, आपके क्वेश्चंस ना उड़ा देंगे हम, ठीक है। हर टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको चीजों को समझना आना चाहिए, अप्लाई करना आना चाहिए कि चल क्या रहा है। सो बेसिकली इस एक्सिस के अबाउट ये भी ऐसे रोटेट कर सकती है, जैसे ये, इसको समझो, ये एक्सिस है और परपेंडिकुलर और सेंटर से पास हो रही है, तो ये ऐसे ऐसे रोटेट कर सकती है अब इसके अबाउट, ठीक है। तो इसके अबाउट ये ऐसे रोटेट कर, जैसे इसी को अगर मैं रॉड मान लूं थोड़ी देर के लिए, तो एक्सिस मैंने यहां से पास करा दिया ना, देखो सेंटर से और परपेंडिकुलर, ये मेरे ये जो फिंगर है इसके परपेंडिकुलर है, और ये इसके अबाउट ऐसे, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर दूं, ऐसे सेंटर ही रखना है मतलब, तो इसके अबाउट ऐसे ऐसे रोटेट कर सकती है। सिंपल ये लॉजिक है, ठीक है। ओके सर, अब सर क्या करेंगे, प्रूफ करें इसको, ये कैलकुलेट करें, यस। तो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, परपेंडिकुलर है, तब जाके ये है। अगर कहीं और से पास हो गई तो ये नहीं होगा, ये तभी होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब सेंटर ऑफ मास से पास हो और परपेंडिकुलर हो, ठीक है, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो, तभी ये पॉसिबल है। अदरवाइज एक्सिस को शिफ्ट कर दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा, या एक्सिस को सेंटर ऑफ मास से ही पास कराओ लेकिन परपेंडिकुलर ना करो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है बॉस, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो दिखा देता हूं आपको सिनेरियो। अगर मैं इसको प्रूफ करूंगा ना बॉस, ठीक है, देख लो, कम ऑन, कंसेप्ट अप्लाई करना दिखा रहा हूं, वो वाला यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास वाला, ठीक है, बाकी कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो लेट्स सी, ये इसके एंड ए है, एंड बी है, टोटल मास हमें पता ही है, ओके, और ये इसका सेंटर ऑफ मास है, यहाँ से एक्सिस पास हो रही है जिसके अबाउट इसने घूमना है, ठीक है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओके। तो मैंने क्या किया, इस एक्सिस से अवे, इस एक्सिस से कुछ एक्स डिस्टेंस अवे, ये देखो यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूट है ना इसमें यार, समझा करो, यू नो, यूनिफॉर्मली मास का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आपने क्या किया, जैसे मैंने आपको चॉकलेट वाला एग्जांपल दिया था, तो आपने डेयरी मिल्क चॉकलेट ली और आप अकेले अकेले खा रहे थे और आपको शर्म भी नहीं आ रही थी, मैंने बोला मेरे को भी दे दो, आपने बोले, आपने मुंह फेर लिया अपना, ठीक है, शर्म नहीं आ रही थी आपको, ठीक है। तो इसमें छोटे छोटे बाइट्स हैं, छोटे छोटे, ठीक है, छोटे छोटे होते हैं ना डेयरी मिल्क में, याद करो वो जमाना, ठीक है, जब सामने वाला खा रहा था और आपका मन ललचा रहा था, ओ या तो लाइन बन गई यार, जब सामने वाला खा रहा था और आपका मन ललचा रहा था बॉस। देखो अब ये क्या है, ये पूरी बॉडी है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसका कोई छोटा सा पार्टिकल मैंने यहाँ से ये निकाल लो ना, यहाँ से बाइट, ठीक है। अगर मैं इसको रोटेट कराऊं इसके अबाउट, तो ये जो पार्टिकल है ये भी तो रोटेट करेगा इसके अबाउट, बस वही करना है हमने। इस एक्सिस से देखना है ये बाइट कितनी दूर है एक्स डिस्टेंस में और इसका कितना मास है, छोटा सा है, क्योंकि अगर टोटल जो आपकी चॉकलेट है उसका टोटल जो मास है वो कैपिटल एम है, इसको स्मॉल एम मान लेते हैं, और उसकी जो विड्थ वगैरह हो गया, कितनी थिकनेस में वो लाई कर रहा है, ठीक है, कितनी डिस्टेंस में वो लाई कर रहा है, ठीक है, वो फोकस करेंगे। सिंपल है, ठीक है। देखो कैसे, तो इस पूरे मास में से एक छोटा सा एलिमेंट मैंने यहाँ पे कट करा, ये देख लो यहाँ पे, दिस छोटे छोटे ऐसे पीस मिलके पूरी रॉड नहीं बना देंगे, छोटे छोटे, जैसे छोटे छोटे पीस ने मिलके पूरी चॉकलेट बना दिया आपके, ठीक है। वैसे छोटे छोटे मास अगर मैं कट करूं, यहाँ पे कट कर लूं, फिर यहाँ पे कट कर लूं, छोटे छोटे, है ना। तो इसका जो लेंथ है ये वाली, ठीक है, कितनी लेंथ में है ये पूरी लेंथ, तो इसकी L है, इसकी है dx, और कितनी डिस्टेंस अवे एक्सिस से x, सिंपल। और मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस के इधर भी है तो इधर भी है, ऑब्वियस है। मतलब अगर मैं इस वाली साइड को पॉजिटिव मानूंगा तो ये वाली साइड क्या मानूंगा, नेगेटिव। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी बची, L/2, और ये डिस्टेंस टोटल लेंथ कितनी बची, L/2 पूरी L नहीं बन जाएगी, यस। तो हमने क्या करना है बॉस, थोड़ी देर के लिए इस पूरी रॉड को भूल जाओ, ये इमेजिन करो ये जो छोटा सा पार्टिकल आपने माना है जिसका मास है dm, केवल ये घूम रहा है इसके अबाउट, ऐसे समझो। देखो
अबे ऐसे आओ, टेंशन नहीं लेने का बॉस, ठीक है। ये छोटा सा पार्टिकल हो गया अब तेरे लिए, जिसकी लेंथ है dx, जिसका मास है dm, और यहां से डिस्टेंस है इसकी x, देखो ना x मानी है मैंने। अब ये इसके अबाउट घूम रहा होगा ऐसे, बस इसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो। टोटल निकालने के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, क्या बात कर रहे हो, ठीक है। इंटरेस्टिंग है ना, यस। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी बताया था मैंने, जब भी स्मॉल मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन dm इनटू उसकी डिस्टेंस का स्क्वायर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन दैट मस्ट बी परपेंडिकुलर। क्लियर। अब dm की वैल्यू पटक दो यहाँ पे, कैसे पटकेंगे बॉस, चूंकि लेंथ में मास है तो यहाँ पे हम पूरी लैम्डा यूज करेंगे ना, हमें पता है हम लैम्डा यूज करेंगे। लैम्डा इक्वल टू होता है टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, और लैम्डा को ही लिख सकते हो आप स्मॉल मास इन स्मॉल लेंथ dx, और ये तो कांस्टेंट है, दोनों को इक्वेट कर दो। सो dm यहां से निकाल सकते हो कैसे, ऐसे देखो m by l is equal to dm by dx, so you just calculate dm and this will be m by l into dx। उत्तरी, यस, पटक दो बॉस, तो ये आ जाएगा m बाई एल इंटू डी एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर। अब लिमिट चेक करो भाई, लिमिट चेक करें, मतलब सर ये पूरी रॉड आनी चाहिए a से b तक, तो a से एक्सिस तक की डिस्टेंस है l/2, फिर नेक्स्ट डिस्टेंस यहां से यहां तक l/2, तभी तो होगी पूरी l। तो ये चूंकि नेगेटिव में है तो आप इसको लिमिट ले सकते हो माइनस l/2 से l/2, एक तरीका तो ये है, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करो, हो जाएगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो x³/3 आएगा, लिमिट पुट करेंगे आंसर अपने आप आ जाएगा यहां से। एक तरीका तो यह है, या फिर एक ऐसा तरीका करो, इस एक्सिस के अबाउट रॉड हाफ इधर है हाफ इधर, पहले हाफ का निकाल लो और इसका निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि दो पार्ट है इसके, आधा इधर आधा इधर। मतलब आप ऐसे भी निकाल सकते हो, देखो इंटीग्रेशन 0 से, इसको मान लो ओरिजिन 0 से लेके l/2 तक इंटीग्रेट करो केवल, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये इधर वाला तो हाफ ही है ना, ये भी तो लेना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना हमने, और बाकी एज इट इज रहेगा क्या सर, m बाई एल dx इंटू एक्स का स्क्वायर। चेक करो, देखो 2ml बाहर ले लो, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3, और लिमिट आ गई 0 से l/2, पुट करो, जहां पे x है l/2 पुट करो, आंसर आएगा आपका ऑटोमेटिकली ml²/12। चेक कर लो, यही आएगा, यहां से भी ml²/12 यही आएगा। बस मैंने करने लिमिट पुट करने का तरीका बताया, डिपेंड्स अपॉन यू। तो सिंपल है, मतलब हाउ टू अप्लाई द कंसेप्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने बताया था बार बार नहीं। एक चीज सीख ली हमने, अप्लाई कैसे करना है ये सीखना है हमने, दैट्स इट मैन, ठीक है। पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। इंटीग्रेशन का मतलब छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर पूरी बॉडी को बना दे रहे हैं, ठीक है। फाइनली तो याद रखना है, फाइनली तो याद रखना है, यूज कैसे करना है क्वेश्चंस करने के लिए, वो मैंने सिखाना है। देखते जाओ बस, होले होले सीखते जाओ, बस ये फंडा चल क्या रहा है और ये है क्या, ये सीखना है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, ये तो एक मात्र कंडीशन है इसकी, जब सेंटर ऑफ मास से पास हो और परपेंडिकुलर हो, प्लेन के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई इसकी, अभी इसमें और भी बहुत सारी चीजें आने वाली है। अगर मैं इस एक्सिस को सेंटर से पास ना करा के कहीं और से पास करा दूं तो क्या होगा, ठीक है, तो क्या होगा। और इस एक्सिस को अगर मैं ऐसे ना करा दूं, किसी एंगल पे टिल्ड कर दूं तो क्या होगा। अगर ये एक्सिस इंक्लाइंड हो गई या फिर जो रॉड है वो इंक्लाइंड हो गई तो क्या होगा। ये सारी कंडीशन हम डिस्कस करने वाले हैं, कूल ना। होप सो दिमाग में कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन आपके गई होगी। इसको आप कंप्लीट सॉल्व करके देखेंगे। ये तो मैंने आपको बता दिया, लिमिट पुट करके आप मेरे को बताएंगे सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ऑब्वियसली सही आना चाहिए, सही आना चाहिए, ठीक है, हंसो मत, ठीक है, सही आना चाहिए। ओके, चले आगे, नेक्स्ट कंडीशन इसकी डिस्कस करें, फिर फोड़ेंगे क्वेश्चंस लास्ट में, ठीक है। ओके बहुत, सो नेक्स्ट इसके जो नेक्स्ट कंडीशन इसमें क्या बनने वाली है, यूनिफॉर्म रॉड की ही बात करेंगे अभी हम। वो सारी सिचुएशन पहले आपको बता देता हूँ, फिर इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे उनको क्रैक करने की भी कोशिश करने वाले हैं, ठीक है। चलो कम ऑन, अगर आपको एक यूनिफॉर्म रॉड दे रखी है, मैंने बोला ठीक, उसने बोला ठीक, तो इसका टोटल मास क्या है m, इसका टोटल लेंथ क्या है l, ऑब्वियसली। अब तुमने देखा यार इसका सेंटर ऑफ मास तो सर ये है, मैंने कहा हाँ यही सेंटरोमीटर, लेकिन जो एक्सिस है अब की बार आपने क्या की, सेंटर ऑफ मास से तो पास करा दी, लेकिन बॉस ऐसे पास कराई, इसके अबाउट घुमाना चाहते हो, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो डायरेक्ट अगर एक्सिस उसकी लेंथ के लॉन्ग डायरेक्ट पास हो जाए, देख लो आप इसी के अंदर से डायरेक्ट पास हो गई है, आप चेक कर सकते हो सेंटर ऑफ मास से तो पास हो रही है, लेकिन उसके प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं है, डायरेक्ट रॉड से पास हो जाती है। इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रॉड का हो जाएगा 0। अगर एक्सिस रॉड के ऊपर से डायरेक्ट लाई कर जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा, क्योंकि उसका सारा मास उस एक्सिस में लाई कर गया और डिस्टेंस एक्सिस से ही मेजर की जाती है। दैट्स व्हाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे 0 हो जाएगा। केस इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। सो डायरेक्ट इसी से पास हो गया। अच्छा सर, हाँ सर, पॉइंट नंबर 3,
अगर ये जो रॉड है हम इसको रोटेट कराना चाहते हैं, लेकिन ध्यान से समझियो, लेकिन इसकी लेंथ है चलो m है और इसका मास मास इसका m है, लेंथ इसकी l है, एक्सिस डायरेक्ट इससे पास ना होके थोड़ी कहीं दूर से पास हो रही है और इसके अबाउट इसका हम घुमाना चाहते हैं। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके बॉस, तो इस केस में पता क्या है, अगर इस रॉड का आप इस रॉड का ये छोटा सा मास यहाँ पे कट करोगे तो इसकी डिस्टेंस भी कुछ y होगी, y मान लो, r मान लो, आपकी मर्जी है, और यहाँ पे कट करोगे ना, यहाँ पे देखो ये छोटा सा मास है, इसकी डिस्टेंस भी सेम रहेगी। मतलब इस सिचुएशन में हर पार्ट की, इसके हर एलिमेंट की डिस्टेंस सेम रहने वाली है ना, सेम। तो ये रॉड जो है वो एक यूनिफॉर्म बॉडी तो है ये, बट एक पार्टिकल की तरह यहाँ पे काम कर रही होगी। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम वैसे ही निकाल सकते हैं जैसे एक पार्टिकल का निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके हर एलिमेंट की डिस्टेंस सेम है। तो ये पूरा एक एलिमेंट मान सकते हो उसको छोटा सा, जिसका मास m है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकाल सकते हो। पार्टिकल वाला केस क्या होता था, mr², तो उसका मास है m, r मतलब यहां से यहां तक की इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो y का स्क्वायर आप डायरेक्ट लिख सकते हो, सिंपल। समझ गया आप, सिंपल लिख सकते हो। तो इस केस में ये पूरा जो रॉड है वो इसके पैरेलल है, इससे अवे है, पैरेलल है, तो हर इसके अंदर एग्जिस्ट करने वाला हर पार्टिकल सेम डिस्टेंस पे है, तो एक पार्टिकल की तरह ट्रीट करेगा, ऐसे एक पार्टिकल की तरह घूम रहा होगा, ऐसे लॉजिकली ध्यान से समझो बात को, ठीक है। तो ये इस तरीके से एक पार्टिकल की तरह घूम रहा होगा, तो सिंपली इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही लेना है जो एक पार्टिकल का होता था यार, जैसे हम लिखते थे ना mr² लिखते थे यार, क्या बात कर रहे हो, यस यही बात कर रहे हैं। सो r इज द डिस्टेंस फ्रॉम दैट पार्टिकल, एक पार्टिकल मान लो इस पूरी को, ठीक है, इस तरीके से मान लो आप, ठीक है, कूल। अब आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पे। अच्छा यार सर अगर ऐसा हुआ तो, मैंने कहा कैसा हुआ, तो देखो उसने बोला यार सर अगर आपकी रॉड इंक्लाइंड हुई, देखो समझना, ठीक है, इंक्लाइंड हुई और ये इसका सेंटर ऑफ मास और एक्सिस ऐसे पास हो रही है, ठीक है, ये एक्सिस पास हो रही है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, और किसी एंगल पे रॉड है जिसका मास है m और जिसकी लेंथ है l। अब क्या करेंगे सर, जब रॉड एक्सिस के साथ किसी एंगल पे इंक्लाइंड होती है एंड यू हैव टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, डिराइव कर सकते हैं इजिली। क्यों करें, ठीक है, रिजल्ट याद रखेंगे, बस ध्यान रखना, एक्सिस मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए, पहली बात तो ये याद रखनी है, और किसी एंगल पे इंक्लाइंड है अगर, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का इस केस में होगा, अगर ये परपेंडिकुलर होती, ठीक है, ये एक्सिस ऐसे ना होके ऐसी होती, ऐसे घुमा दो उसको, देखो, ठीक है, अगर ये ऐसे होती एक्स एक्सिस के लोग, तो आंसर हमने अभी निकाला था ml²/12, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, sin² थीटा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा sin² थीटा, ठीक है, तो ये याद रखना, ठीक है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, sin² थीटा। कैसे, देखो अगर किसी ने इस रॉड को ऐसे घुमा दिया, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे रोटेट करो, देखो इसको इधर को, तो ये रॉड रोटेट होके ऐसे आ जाएगी, देखो ऐसे, ठीक है, तो ये एंगल जो बढ़ के हो जाएगा 90, तो रॉड बिल्कुल ऐसे हो गई, एक्सिस ऐसे हो गई, और ये रॉड हो गई आपकी और एंगल हो गया 90। तो जब यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ पे sin 91 हो जाएगा, तो आंसर यही नहीं बचेगा जो ओरिजिनली होता है, ठीक है। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि एक रॉड दे रखी है इस तरीके से, और ये रॉड जो है 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है, जिसका मास कुछ भी दे सकता है ml, जरूरी नहीं m ही होगा, 2m भी हो सकता है, l भी हो सकता है, l/2 भी हो सकता है, 2l भी हो सकता है, व्हाटएवर, इट डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, बट लॉजिक यही रहेगा। तो उसने पूछा 30 डिग्री पे है, तो बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, हाँ कर लो, 30 डिग्री मतलब थीटा की वैल्यू दे रखी है 30, तो आप निकालोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 इंटू साइन ऑफ स्क्वायर 30, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व कर लेना, ये रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, कर लोगे, जो भी एंगल गिवन होगा उसी के अकॉर्डिंग बस आपने यहाँ पे वैल्यू पुटअप करनी है, आपका आंसर बन जाएगा। तो ये सिचुएशन भी याद रखनी है, ऑब्वियसली रॉड के लिए ये सिचुएशन भी याद रखनी है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे डिफरेंट कैटेगरी के, तो ये सिचुएशन अगर वहां पे आएंगी तो आप फिर मचा सकते हो, फोड़ सकते हो, ठीक है, ओके, कर लेंगे सर। अच्छा सर एक सिचुएशन और देखते हैं, कौन सी सर, ये फोर्थ हो गई ना, देख भैया जो फिफ्थ सिचुएशन इंपॉर्टेंट मानी जाती है ये भी, ठीक है, नॉर्मली इनका यूज होता है काफी क्वेश्चंस में। उसने बोला यार सर रॉड तो है हमारे पास, मैंने बोला हाँ ठीक है, तो फिर क्या चाहिए आपको। उसने बोला अगर ये रॉड इसके सेंटर ऑफ मास से पास ना होके, यहां से पास ना होके किसी एंड से पास हो जाए, ये एंड ए है इसका, ये बी है, सपोज करो यहां से पास हो जाए, तो याद करो, आपको याद हो गए, जब कोई एक्सिस उस रॉड के एंड से पास होती है और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर ही रहनी चाहिए, ठीक है। पहले कहां से पास हो रही थी, मैं डॉटेड बना रहा हूं, यहां से पहले पास हो रही थी ये सेंटर ऑफ मास से, अब उसके एंड से पास हो रही है, एंड से, एक एंड से, ठीक है। तो ये एक्सिस मैंने जस्ट क्या करी है, शिफ्ट करी है, समझ गए, ये एक्सिस मैंने क्या किया है,
नेचर वैसे ही रखा है परपेंडिकुलर ही, सेंटर ऑफ मास की बजाय किसी और जगह से पास करा दी। तो आप देख सकते हो ये दोनों एक्सिस पैरेलल है। जब ये सिचुएशन हो ना कि एक्सिस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास ना होके किसी और पॉइंट से पास हो रही हो और दोनों एक्सिस की सिचुएशन ऐसी हो कि वो पैरेलल हो, तो यहां पे यूज करते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो आगे के जितने भी यूनिफॉर्म बॉडीज हैं उनके सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको समझाने से पहले, लिखने से पहले, क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको सिखाने वाला हूं द कंसेप्ट ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्योंकि अगर वो आ गया तो हर टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, वो जरूरी है, फिर रटनी नहीं पड़ेगी ना चीजें हमें, ठीक है। परपेंडिकुलर एक्सिस का बहुत कम यूज होता है, फिर भी बताऊंगा। पैरेलल एक्सिस इज ऑसम इंपॉर्टेंट हर टाइप के सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। सिचुएशन क्लियर हुई? क्या बोल रहा हूं मैं, कैसे सर, कैसे? देखो पहले एक्सिस यहाँ, बात तेरी ऐसी की तैसी, क्या है ये गंदा सा, ठीक है। तो पहले एक्सिस यहां से पास हो रही थी इसके सेंटर से, ठीक है, यहां से पास हो रही थी। तो उसने क्या बोला कि सर मैं यहां से नहीं पास कराना चाहता, पेन दो जरा, ठीक है। उसने क्या बोला, सर मैं यहां से इसके सेंटर से नहीं पास कराऊंगा ऐसे, ठीक है। तो पहले यहां से पास हो रही है तो ये इसके अबाउट ऐसे घूम सकती है, देखो ऐसे घूम सकती है, ठीक है, ठीक है, ऐसे समझो आप। तो ये रिसर एक्सिस, तो उसने बोला कि सर अगर इस एक्सिस को हम यहां की बजाय शिफ्ट कर दे यहां पे, फिर इसको इसके अबाउट घुमाए, तो देखो दोनों का नेचर देखो, दोनों का एक्सिस पहले यहां पे थे अब यहां होगी, शिफ्ट तो हुई है लेकिन परपेंडिकुलर है और इसके पैरेलल है, पहली वाली एक्सिस के पैरेलल है। इसलिए नहीं, जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रही है, सेंटर ऑफ मास को छोड़ के किसी और पॉइंट से पास हो जाए, चाहे वो एंड पे हो या ना हो, बस सेंटर ऑफ मास पे ना हो, कहीं यहां पे हो, देखो रैंडमली यहां पे हो, तो इसके अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा घूमने का, ठीक है, उसको निकालने के लिए हमेशा पैरेलल एक्सिस यूज करनी है। बस उन दोनों का नेचर देख लेना है, पहले यहां पे थी अब यहां से शिफ्ट हो गई और पैरेलल है, जैसे दिख भी रहा है आपको। तो जब भी हम एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे ना, रॉड का एंड के अबाउट, सो वी विल यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। लिख लेना, पैट मत लिखना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करना सिखाऊंगा, डोंट वरी। अगर आपको याद है तो देख लो क्या होता था, एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था बॉस ml²/3, ये होता था, ठीक है। इसको हम निकालेंगे, पहले मैं थ्योरम सीखनी है उसके। यार एक बात बताऊं, अगर आपको थ्योरम नहीं आती इसको डिराइव भी किया जा सकता है, तो क्यों करें, ठीक है। हमने तो कंसेप्ट सीखना है ना, बार बार डिराइव थोड़ा ही करना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है यार, वहां पे डिराइव करने बैठेगा तो तेल निकल जाएगा हमारा, क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है। सो रिमेंबर द रिजल्ट। अब इसको अप्लाई करूंगा कैसे वो बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी तो सिखानी है, वो एप्लीकेशन है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। वो हर बच्चे को आना चाहिए, बेहतरीन तरीके से आना चाहिए। तो सारी सिचुएशन रॉड में जो पॉसिबिलिटी हो सकती है दोस्तों हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है, आप चेक कर सकते हैं और नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। अब ये एप्लीकेशन कैसे करना है ये मैं आपको सिखा देता हूं। तो रॉड हमारी कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम रिंग देखेंगे, फिर डिस्क देखेंगे, फिर मजा आ जाएगा। मतलब ये सारा चैप्टर ना इन्हीं के कब्जे में है, बस ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अप्लाई कैसे करना है, क्वेश्चंस करना, तो फिर मस्त मजा आने वाला है, यू डोंट वरी, ठीक है। ओके दोस्तों, जल्दी से सीख लेते हैं आज का धुरंधर कंसेप्ट, जिसका यूज करके हम टिपिकल से टिपिकल सिचुएशन वाले क्वेश्चंस भी उड़ा सकते हैं, और आपका जो डर है, आपका जो आपके दिलो दिमाग में जो डर रहता है रोटेशनल मैकेनिक्स से रिलेटेड, वो भी दूर भागने वाला है, ठीक है। मॉडरेट लेवल तक वो एकदम खत्म हो जाएगा और वही लेवल तक हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। बाकी क्वेश्चन जो वो टिपिकल टाइप के होते हैं, एडवांस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, उनके लिए तो आपको लॉट ऑफ प्रैक्टिस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड ऑल, बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। सो इट विल टेक लॉन्ग टाइम, यू नो, आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। बट जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट और जेईई मेंस तक आप क्रैक कर सकते हो इजीली अपने बेसिक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने के बाद भी। उसके बाद जैसे आपके बेसिक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, जो बच्चे आईआईटी के लिए प्रिपेयर करते हैं, देन दे गो फॉर, यू नो, आईआईटी एग्जामिनेशंस। तो उसके जितने भी टाइप के कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चंस होते हैं, उनकी लॉट ऑफ प्रैक्टिस करने के बाद वो अप्रोच भी आप सीख सकते हो। ओके, कम ऑन, चलो भैया आ जाओ। तो आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज दैट सर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ओके, सो दिस इज योर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो मैंने पैरेलल का साइन बना दिया, ओके। सो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है, नाम में ही पैरेलल है यार, मतलब इसको अप्लाई करने से पहले एक चीज आपको हमेशा अपने माइंड में सेट करके रखनी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन ये भी होता है, वो उसमें कंफ्यूज होते रहते हैं, वो उसमें फंसते रहते हैं, फिर पंगा होता रहता है, ठीक है। कैसा पंगा, ऐसा देखो 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 कैसा। इसको अप्लाई करने से पहले यू हैव टू रिमेंबर दिस पैरेलल एक्सिस थ्योरम वी हैव टू अप्लाइड ओनली व्हेन द ओरिजिनल एक्सिस जो होगी दैट मस्ट बी पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ओरिजिनली। ओके, कैसे सर, देखो तो आपने क्या लिखना है, टू अप्लाई, देखो ये ध्यान रखना भाई, ये बेहतरीन तरीका बता रहा हूं मैं आपको, टू अप्लाई पैरेलल एक्सिस, ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है सर, ठीक है। पैरेलल मतलब पैरेलल एक्सिस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, ठीक है, वन एक्सिस
ठीक है, उन दो एक्सिस में से, पैरेलल का मतलब दो एक्सिस होंगी, एक ये, इन दोनों में से एक एक्सिस, ठीक है, वन एक्सिस मस्ट पासेस, ठीक है, थ्रू, ये ध्यान रखना, थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ व्हाट इज दैट, किसके सर, सेंटर ऑफ मास ऑफ जो भी बॉडी होगी, ठीक है, जो भी बॉडी होगी उसके सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए, ये इसकी नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है, ऐसे समझो, ये इसकी नेसेसरी कंडीशन है। कैसे देखो, कुछ भी मानो देखो, ठीक है, लेट अस कंसीडर गाइस। सो मैं एक रैंडमली एग्जांपल ले रहा हूं जिससे आपको अप्लाई करना सिखा दूं कि आप करोगे, फिर अपना तरीका बताऊंगा, अपने अकॉर्डिंग बताऊंगा कि आप यूज कैसे करोगे, ठीक है, क्वेश्चंस करने के लिए। ओके सर, चलो भाई देखो, सपोज करो एक रैंडमली मैं कोई बॉडी ले लेता हूं, ओके, एक लड्डू सा, मैंने बड़ा सा लड्डू सा ले लिया, ये अजीब सा लड्डू है, ठीक है, तो इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है, बस हमने ले लिया है। लेट्स से इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे है, ठीक है, और यहां से हम इसको इसके अबाउट घुमा रहे हैं, एक एक्सिस के अबाउट इसको, तो ये है इसकी ओरिजिनल एक्सिस जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, ठीक है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, चूंकि इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, तो वो ये होगा कि भाई द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, वी कैन राइट इट, ठीक है, तो सिंपली हम इसको लिख सकते हैं। अब वो पता है क्या बोल रहा है, ये तो चलो सर इसका सेंटर ऑफ मास है और इस टोटल बॉडी का जो मास है वो m है, वो कह रहा है कि अगर इस एक्सिस को मैं शिफ्ट कर दूं, इनिशियली सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए, हमने देख लिया है, मस्ट है ये कंडीशन, ठीक है, सेंटर ऑफ मास से ही पास होनी चाहिए इनिशियली। तो उसने क्या किया, अगर सर इस एक्सिस को मैं शिफ्ट कर दूं, यहां की बजाय इस पूरी बॉडी को किसी और एक्सिस के अबाउट रोटेट कराऊं जो सेंटर से पास नहीं हो रही है, देखो अगर मैं ऐसे कर दूं, ठीक है, अगर मैं ऐसे कर दूं कि एक्सिस आप ध्यान से देखना भाई, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए ये, ठीक है, तो अगर मैंने क्या किया गाइस, सो इसको यहां शिफ्ट कर दिया ऐसे, ठीक है जी, ऐसे शिफ्ट कर दिया, और नई एक्सिस ये होगी, इसको बोलूंगा मैं न्यू एक्सिस, इसके अबाउट आपने सेंटर ऑफ मास का इसके अबाउट आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है, तो ये देखना है कि ओरिजिनल एक्सिस से ये कितनी शिफ्ट हुई, और कितनी शिफ्ट हुई, वो जो डिस्टेंस होगी ना d, वो दोनों एक्सिस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होते हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये, दैट डिस्टेंस बिटवीन बोथ एक्सिस मस्ट बी परपेंडिकुलर, क्लियर, सो वी हैव टू चेक आउट द डिस्टेंस की ओरिजिनल एक्सिस कहां पे थी और अब कहां पे है, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है, सिंपल है, ठीक है, और इनका नेचर देखो, बस आपने शिफ्ट कराया इसको और ये दोनों पैरेलल है, तो आप क्या करेंगे, वो क्या पूछेगा आपसे कि यार सर जो नई एक्सिस है ना, जो सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रही है, उसके अबाउट घुमा के दिखाओ, कैसे, देखो मान लिया पहले ये रॉड इसके अबाउट घूम रही थी ऐसे, ठीक है, अब ये सेंटर ऑफ मास की बजाय मैंने देखो शिफ्ट कर दी, यहाँ पे ना तो एंड पे है, थोड़ा सा इधर है, तो इसके अबाउट कैसे रोटेट करेंगे, देखो ऐसे, ठीक है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैसे कैलकुलेट करोगे, यही तो सीखना है, अभी यही तो सीखना है, पहले सेंटर से पास हो रही थी, अब यहां से पास हो रही है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है बॉस, चेक करवा जाओ। तो हम क्या लिखेंगे, जो न्यू एक्सिस है, तो मैं लिखूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यू एक्सिस, ठीक है, यानी नई एक्सिस, अपने अकॉर्डिंग लिख रहा हूं मैं, नई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मस्ट बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस, ठीक है, ये पूरी बॉडी का पूरा मास इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करने जा रहा है, तो m इंटू उन दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला, ये आपने अप्लाई करना है और ये आपको अप्लाई करना आना चाहिए, यानी जब भी आपको नई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा, तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, ओरिजिनल एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नॉन होता है, पता होना चाहिए हर ऑब्जेक्ट के केस में, प्लस टोटल मास ऑफ द बॉडी और उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस, या यू कैन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्चुअली, ठीक है, मैं लिख ही देता हूं परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन बोथ एक्सिस, ये जरूरी है, ये लिखा हुआ होना चाहिए, लिखी हुई चीजें काम करती हैं, आपके दिमाग पे इफेक्ट डालती हैं, ठीक है, वरना आप बहुत लेजी हो, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ एक्सिस, तो ये लिखा होना चाहिए आपके पास, पता चला आप भूल गए कि कौन सी डिस्टेंस लेनी है, पता ही नहीं है, फिर वहां पंगे हो गए, लड़ाइयां हो गई, फिर क्वेश्चन ही नहीं हो रहे हमारे पास, ठीक है, तो डिस्टर्बेंस हो जाती है, ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू अप्लाई, यू नो, मेन इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कैसे आया, वो गया तेल लेने, ठीक है, वो बाद में देखते रहेंगे, मेन इंपॉर्टेंट है कि क्या है, कैसे अप्लाई करना है, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है इसके थ्रू, दिस इज इंपॉर्टेंट एक्चुअली में, ठीक है, सो क्लियर हुआ कि जो नई एक्सिस होगी कहीं से भी पास हो रही है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए ओरिजिनल जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही होगी प्लस पूरी बॉडी का मास इनटू उन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, md स्क्वायर ऐड करना है उसमें, दिस इज द फॉर्मूला फॉर पैरेलल एक्सिस थ्योरम,
इसी को कहते हैं, मतलब एक ऐसी थ्योरम जो हमें उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करके देती है जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रही है, बस इतना याद रखो। क्लियर? ओके, अप्लाई करें, कैसे करना है, कम ऑन आ जाओ, सिखाता हूं आपको हाउ टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, ये सीख लेते हैं फटाक से। ओके धुरंधर खिलाड़ियों, तो अब इसका एप्लीकेशन कर लेते हैं और यहीं से हमारी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। ये दो बहुत देर से हम डिस्कशन कर रहे थे, अब धीरे धीरे सॉर्ट आउट होने लगेगी, डायरेक्ट हम मुद्दे की बात करने लगेंगे। मतलब ये एक्सिस थ्योरम आपको अप्लाई करनी आनी चाहिए। परपेंडिकुलर एक्सिस भी आपको बताऊंगा, जहां पे उसका यूज होगा उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो आ जाओ, कम ऑन, एग्जांपल्स के तौर पे हम सीख लेते हैं फटाक से। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि आपसे पूछेगा, सपोज करो देयर इज अ रॉड, एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, न्यूमेरिकल है ये, एग्जांपल के तौर पे सिखा रहा हूँ, क्वेश्चन कहीं भी मिलेंगे आपको, आपके मटेरियल जो भी आपके पास है, जो भी आप कर रहे हैं, जो भी डीपीपी में क्वेश्चंस होंगे उनके, या कहीं और से क्वेश्चंस आप कर रहे हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो उसने बोला यार सर इसका जो मास है ना रॉड का वो है m और इसकी लेंथ है l, so find the moment of inertia of this rod about the axis passing through as shown in the figure। ठीक है, तो एक एक्सिस है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है जो कि यहां से पास नहीं हो रही है और वो किसी एंड से पास हो रही है, आप चेक करें, ऐसे समझो। तो उसने बोला कि एक एक्सिस है जिसको हमने नाम दिया है AB, उसने बोला फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड अबाउट द एक्सिस AB एंड द एक्सिस, आप बहुत क्लियरली दे सकते हो, दिस एक्सिस इज पासिंग थ्रू इट्स वन एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ये तो नेसेसरी कंडीशन है, मैंने आपको बताया था, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ठीक है, ओके, तो अब क्या करेंगे सर, हमें तो क्या पता होता था, सेंटर से अगर पास होती है वो पता होता था, देखो ध्यान से समझ लिया। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हो इजिली, तो अगर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आप इमेजिन करो कि अगर ये एक्सिस इसके सेंटर से पास हो रही होती है ऐसे, ठीक है, इमेजिन करो, कर लो इमेजिन, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता होता था, याद करो ml²/12 पता होता था कि नहीं। अब आपने देखा क्योंकि ये एक्सिस यहां से तो पास नहीं हो रही है, ये तो इससे शिफ्ट होके एंड पे आ गया और आपने इनका दोनों का सेंस देखा, भाई ये तो पैरेलल है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने लिखा था, नई एक्सिस है AB, ठीक है, इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पूरी बॉडी का मास और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये रही, यहां से यहां तक डिस्टेंस ले लो। पहले एक्सिस यहाँ पे है, पहले सेंटर पे होती तो यहाँ पे शिफ्ट हो गई है, तो कितने होगा D, यहाँ पे l/2 होगा ना, टोटल लेंथ का हाफ होगा, ऑब्वियस है, तो यहाँ पे लिखेंगे D का स्क्वायर। तो AB के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो डायरेक्ट आ जाएगा, ये हमें पता है ml²/12, ये आपने अभी निकाल लेना है l/2 का होल स्क्वायर। नाउ यू कैन राइट दिस इज ml²/12, इसको आप लिखोगे ml²/4, एलसीएम ले लो 12, तो यहाँ पे आएगा ml², यहाँ पे आएगा 3ml², तो ये बन जाएगा 4ml²/12 और ये बन जाएगा ml²/3। तो यही तो होता था एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी रॉड का, when the axis passing through any one end of the rod and perpendicular to its plane, then this is the required moment of inertia। याद भी होना चाहिए, but how to apply the concept ये भी हमने सीख लिया। क्लियर बॉस, how to apply the concept ये ही तो सीखना है। एक और करें, यस यस यस, सोच रहे होंगे आप दिमाग में, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 पे आ जाओ। ओके कम ऑन, तो क्या करना है सर, देखो एक रॉड आपने ले ली, मैंने बोला ठीक बॉस ले लो ले लो ले लो, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, एक्सिस रैंडमली यहां से पास हो गई, हमें नहीं पता कहां से पास हुई, यहां से पास हुई, ऐसे बोला उसने। ठीक है, उसने बोला ये जो एक्सिस है बेसिकली इसकी जो लेंथ है ये दे रखी है यहां से यहां तक l/3, ये एंड ए रोड का, ये बी है, तो बताओ इस एक्सिस के अबाउट जो इसके किसी एंड से l/3 की डिस्टेंस पे है, ये वाली एक्सिस, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, इसको मान लो AB, तो AB का मोमेंट ऑफ AB के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो इस रॉड का। तो आप देख सकते हो ना तो ये एक्सिस एंड से पास हो रही है, ना सेंटर ऑफ मास वाली जगह से पास हो रही है, ये रैंडमली कहीं बीच में से पास हो रही है जो l/3 डिस्टेंस पे है यहां से यहां तक। तो क्या बताया था मैंने आपको, टेंशन नहीं लेने का, whenever the axis is not passing through directly through its center of mass and perpendicular to its plane, ठीक है, तो वो away from the center of mass अगर पास हो रही है कहीं से भी, use parallel axis, use parallel axis, ठीक है, थ्योरम, सिंपल ये यूज करना है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कैसे, देखो नई एक्सिस होगी ना, देखो जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है वो पुरानी है, उसको छोड़ के एक्सिस कहीं और से पास हो रही है वो नई है, तो नया वाला कॉन्सेप्ट क्या बताया था मैंने, नई एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास वाली का प्लस md², d इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ एक्सिस। कम ऑन चेक करें, देखो अगर ये एक्सिस यहां से ना पास होके इसके सेंटर से पास होती तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नोन था, सेंटर ऑफ मास वाला ml²/12। अब बस हमने क्या चेक करना, आप देख सकते हो
ये पुरानी एक्सिस है, ये नहीं है, दोनों पैरेलल है, इसलिए हमने फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस देखनी है बस, वो है डी। और डी को कैसे निकाल सकते हो, देखो डी को निकाल सकते हो आप, ये है l/3 और यहां से लेके यहां तक है पूरी लेंथ की हाफ यानी l/2। तो अगर मैं l/2 माइनस ये घटा दूं तो ये मिल जाएगा ना, तो l/3 तो कितना मिल रहा है, देखो 6, l/6 मिल रहा है, चेक करें आप, l/6 मिल रहा है। तो यहां पे इन दोनों एक्सिस के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रही है ना बॉस, ये वाली वो आ रही है l/6, इसी पे फोकस करना है। तो नई एक्सिस है ए बी, सो वी कैन राइट दिस इज, ये हमें पता है mn²/12 है सर, और ये आप लिख सकते हो ml/6 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लोगे ना इससे आगे, बोलो यार कम ऑन, सॉल्व कर लोगे ना इससे, एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व कर लेना आंसर। मैंने आपको सिखाना है हाउ टू यूज दिस कंसेप्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कहीं से कैसे भी यूज कर सकते हो। अब किसी भी सिचुएशन में पास हो रही होगी तो हम क्रैक कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है, समझ गए ना बॉस, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है बॉस। तो देखो यार, एप्लीकेशन मैंने आपको बता दिया, अब क्वेश्चंस जब आप इसको करोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ दिस टाइप ऑफ कंसेप्ट बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट बेसिकली, ठीक है। तो बाद में हम सारे मिक्स टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, पहले हम सारे कंसेप्ट सीखेंगे धीरे धीरे, फिर बाद में सारे मिक्स टाइप के क्वेश्चंस हम इजीली क्रैक कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं आपको, एग्जांपल नंबर 3, अगर वो जो रॉड है, ठीक है, वो ऐसे है, ऐसे समझो देखो, और एक्सिस उसके किसी एंड से पास हो रही है, किसी एंगल पे, अब ध्यान से समझना, जब रॉड के सेंटर ऑफ मास से पास होती थी, याद करो सेंटर ऑफ मास से, ठीक है, सेंटर ऑफ मास से पास होती थी, ये एंगल तो सेम ही नहीं रहेगा। अगर यहां से पास होती थी तो मैंने लिखा था सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 किसी एंगल पे sin²θ। लेकिन अगर एंड से पास हो तो एंड वाली नहीं बन गई इस केस में, तो एंड वाली के अबाउट क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो बहुत क्लियरली, ठीक है, एंड वाली का क्या होता है, एंड वाली का भी निकाला हमने, ये रहा ml²/3, चूंकि किसी एंगल पे इंक्लाइंड है तो आप लिखेंगे ml²/3 sin²θ, बस ये याद रखना है, सिंपल। सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है तो ये इंक्लाइंड है, और एंड से पास हो रही है तो ये है ना, sin²θ आप मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो इस एंड के अबाउट अगर इसको रोटेट कराएंगे आप, तो दिस इज द मोमेंट, रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। होप सो गाइज इसका बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट आपके दिलो दिमाग तक गया होगा। न्यूमेरिकल कैसे कैसे आ सकते हैं वो सारे न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, बाद में करेंगे, क्योंकि जितने भी हमारे पास यूनिफॉर्म बॉडीज है पहले उनको सीख लेते हैं, ठीक है ना बॉस, ठीक है, उनको सीख लेंगे तो एक ओवरऑल हमारे पास कंसेप्ट सारा क्रिएट हो जाएगा आपके माइंड में, देन आप प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ओके यार, तो थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का, कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस में इसका यूज हो सकता है, वैसे तो बहुत रेयर होगा, पैरेलल एक्सिस से काम चल जाएगा, रिजल्ट अगर आपको याद होंगे उनसे काम चल जाएगा। सो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है वो उसी से सॉल्व किए जा सकते हैं, ठीक है, बट फिर भी चूंकि कंसेप्ट है तो ये हमें आना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का मतलब क्या होता है, ठीक है, जब भी कभी एक्सिस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तो इस थ्योरम का यूज करेंगे। जब पैरेलल थी तो पैरेलल एक्सिस का, जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी समथिंग लाइक दैट, सपोज करो एक एक्सिस ये रही, एक एक्सिस ये रही, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, ठीक है। सपोज करो मैं सिस्टम को इसके अबाउट घुमा रहा हूं तो ये ऐसे ऐसे इसके अबाउट घूमेगा, ठीक है, इसके अबाउट घुमा रहा हूं तो ये ऐसे ऐसे इसके अबाउट घूमेगा, ठीक है, सिंपल। तो परपेंडिकुलर सिचुएशन याद रखने, तो तीन एक्सिस बेसिकली आपके पास है, दैट इज एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड दैट इज वाई एक्सिस, एंड दैट इज जेड एक्सिस, ठीक है, ये आपकी जेड एक्सिस है, ठीक है बॉस। तो ये आपकी y एक्सिस है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, और ये आपकी x एक्सिस है, कुल। तो अब ये एक्सिस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। कैसे सर, देखो ये है y एक्सिस, ठीक है, और ये है आपकी x एक्सिस, ऐसे समझना, ठीक है, ध्यान से समझना बॉस। तो प्लेन में है ये x एक्सिस, y एक्सिस, तो z एक्सिस क्या होगी सर, z ये होगी जो इनके परपेंडिकुलर होगी ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा क्लियर होगा आपको। तो z जो आउट ऑफ द प्लेन होगी ऐसे ऐसे, ठीक है, ये z है। तो जो मैं 2D में बना रहा हूँ, 3D में तो आपको यही बनानी पड़ेगी ना, ठीक है। ऑल द थ्री एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, नो प्रॉब्लम, क्लियर। तो ऐसे याद रखना है। तो वो बोल रहा है कि यार सर अगर इस पूरी सिस्टम को हम इसके अबाउट घुमा दें, z के अबाउट घुमा दें, तो सिंपल याद रखना है, जब आप तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस में किसी एक के अबाउट आप जब रोटेट कराते हो सिस्टम को, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द रिमेनिंग एक्सिस का सम आपने लेना है, आई एक्स के अबाउट और आई वाई के अबाउट, बस ये होता है, ठीक है। तो यानी जेड एक्सिस के अबाउट अगर सिस्टम को आप रोटेट कर रहे हो तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आएगा उस सिस्टम का, वो एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस वाई के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम होगा, ये याद रखना है, ठीक है। ये तभी यूज होगा जब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की हम बात कर रहे होंगे,
ठीक है। और एक साथ साइमल्टेनियसली 3 एक्सिस आपको मिलनी ही मिलनी है, एक्स वाई एंड जेड ऑब्वियसली, ठीक है, एक्स वाई एंड जेड, सिंपल है बॉस, ठीक है। कहां पे यूज होगा, कैसे यूज होगा मैं बता दूंगा आपको, डोंट वरी, ठीक है, वो आपने टेंशन नहीं लेनी है। अब ये मैंने जस्ट आपको बताना था कि किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। सपोज करो किसी बंदे ने इसको वाई के अबाउट रोटेट करा दिया है, ठीक है, वाई के अबाउट रोटेट करा दिया है, तो जो एक्स और वाई है वो एक्स और जेड है वो वाई के अबाउट रोटेट कर रही होंगी, तो वाई के अबाउट इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स आप निकाल सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हो। तो अब हम चलेंगे सबसे पहले रिंग के पास, ठीक है, आपका फेवरेट डिस्क, रिंग, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, जिनका सबसे ज्यादा यूज होता है क्वेश्चंस करने के लिए और जिन पे डिपेंडेंट क्वेश्चन सबसे ज्यादा आई थिंक पूछे जाते हैं, ठीक है, पता है आपको भी, ठीक है, इजी क्वेश्चंस होते हैं, टिपिकल नहीं होते, मैं फिर बोल रहा हूँ, बस आपने कंसेप्ट पे ध्यान देना है। ये पूरा लेक्चर कंसेप्ट का होने वाला है, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर कॉन्सेप्ट प्लस न्यूमेरिकल्स का होने वाला है, ठीक है, ये आपने बस अप्लाई करना सीखना है कि यूज कैसे करना है, ठीक है। ओके, तो यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग की आप बात कर रहे हो, रिंग का मतलब लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, सारा मास उसकी सर्कमफेरेंस पे होगा। जैसे मेरे हाथ में ये है ना रिंग कड़ा, जैसे आपने कड़ा पहन रखा होगा तो इसके सर्कमफेरेंस पे ही मास है, बाकी इसके अंदर मास नहीं है सिंपली। तो जब आप रिंग की बात करते हो ना बॉस, तो इसके सारे केसेस मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, तो ये आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है, इसको समझेंगे, बाकी को एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है। तो सपोज करो एक रिंग है आपके पास, ओके, ये रिंग है, ठीक है, तो आप देख सकते हो ये जो रिंग है इसका सारा मास इसकी इस सर्कमफेरेंस के अंदर है, ठीक है, तो इसका मास बीच में नहीं है ना, इस स्पेस में नहीं है, और ये इसका सेंटर ऑफ मास, और यहां से आपने एक्सिस पास करा दी ऐसे, जिसके अबाउट इसको आप रोटेट कराना चाहते हो, ठीक है, सिंपल, ठीक है। तो एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, रिमेंबर गाइस, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, समथिंग लाइक दैट। अगर मैं मान लूं इस ऑब्जेक्ट के अंदर मास नहीं है, इसको मैं पूरा काट दूं, जैसे एक चपाती आप खा रहे हो ना, तो चपाती के किनारे किनारे छोड़ दो, साइड छोड़ दो, और अंदर से पूरी चपाती खाली कर दो, तो रिंग बन जाएगा। और यहां से मैं एक एक्सिस ऐसे पास करा दूं, ठीक है, एक एक्सिस ऐसे पास करा दूं, तो वो एक्सिस इसके सेंटर से पास हो रही है एज वेल एज इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जो एक्सिस है इसके पासिंग, ये जरूर लिखना है, कौन सी की बात कर रहे हैं हम, पहला पासिंग थ्रू, ठीक है, इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ये याद रखना है बॉस, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ठीक है। ये तभी होगा जो लिखने वाला हूं मैं यहाँ पे, ठीक है ना, जो डायरेक्ट लिखूंगा, प्रूफ नहीं करूंगा, ठीक है, डायरेक्ट लिखूंगा, तो परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, इसके प्लेन के, और इसका जो मास है वो m है, और इसकी जो रेडियस होगी रिंग की वो r है, तो सारा मास इसके सर्कमफेरेंस पे है, और कंडीशन ये है कि एक्सिस उसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, और अगर वो उसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है ऐसे, ठीक है, और ये वाली एक्सिस को आप जेड मान सकते हो, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, ठीक है। कभी भी अगर वो बोले कि सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस जो परपेंडिकुलर है, तो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है जो परपेंडिकुलर है, उसको हम जेड मान सकते हैं कि जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मतलब बेसिकल तौर पे अगर वो कुछ भी ना बोलेगा तो ऐसे आप मान सकते हो, क्योंकि जेड एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन लेते हैं कि नहीं, ठीक है, कूल। तो सर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, देखो भाई, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप इस एक्सिस के अबाउट याद रख सकते हैं, डायरेक्टली परपेंडिकुलर है जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, दैट इज एम आर स्क्वायर, ठीक है, सिंपली आप याद रखेंगे एम आर स्क्वायर, नो प्रॉब्लम, ठीक है, नो प्रॉब्लम बॉस, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, ठीक है, एक्सिस, ठीक है, एक्सिस पासिंग, ठीक है, थ्रू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस, कौन सी एक्सिस सर, ठीक है, कौन सी एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, अबाउट किसका, रिंग का, ध्यान से समझना। और जैसे कि मैंने आपको बोला था रिंग को आप हुप भी कह सकते हो, ठीक है, ठीक है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस बोलो या टेंजेंट बोलो, ठीक है, टेंजेंट, कौन सी टेंजेंट, जो उसको टच कर रही होगी बाहर से, टेंजेंट मतलब एक टच करती हुई एक्सिस, ठीक है, टेंजेंट, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। बहुत ध्यान से समझने की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका रिंग है, ठीक है, तो एक टेंजेंट ऐसी लेनी है जैसे ये वाले, इसी को मान लो आप, तो वो यहां से पास ना होके सेंटर से शिफ्ट करके यहां पे आ गई, यहां से पास हो रही है। अब देखो, तो ये इसके अबाउट ऐसे घूम सकता है, इसके अबाउट घूम सकता है, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो एक्सिस है इसके टच कर रही है बाहर से और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, ऐसे नहीं है, इन द प्लेन नहीं है, पैरेलल टू द प्लेन नहीं है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। इस बात पे फोकस करेंगे, परपेंडिकुलर भी है और टेंजेंट भी है। तो जब वो सेंटर से पास ना होके, यहां से सेंटर ऑफ मास से पास ना होके इसको शिफ्ट करके कहीं बाहर से टच करते हुए पास हो जाए, इसको बोलते हैं इसकी टेंजेंट। इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट, ठीक है, परपेंडिकुलर टू इट्स
प्लेन, बस ये याद रखना है, ये मेन है, ये मेन है बॉस, ठीक है। क्वेश्चन जब आप करेंगे इसी चीज पे फोकस करेंगे। तो आप खुद सोचो, जब इसके सेंटर से एक्सिस पास हो रही थी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये था, जब हमने उसको शिफ्ट करके टेंजेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो कितना शिफ्ट किया होगा, यहां से यहां तक दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो, दैट इज d इक्वल टू r, रेडियस के इक्वल होगी। दोनों एक्सिस पैरेलल है ना, तो अगर टेंजेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ना, टेंजेंट का जो कि परपेंडिकुलर है, t मींस टेंजेंट, उल्टा t मींस परपेंडिकुलर, जिससे याद रहे आपको, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, इसके अबाउट, एक करके दिखा रहा हूं, बाकी डायरेक्ट लिख दूंगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यार इसके अबाउट हमें पता है क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास वाला है और ये दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल एक्सिस का यूज कर लो। तो यहां लिखेंगे सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर, ठीक है। सेंटर ऑफ मास वाला हमें पता है एम आर स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर, क्या लिखेंगे, दोनों के बीच के डिस्टेंस आर है, तो ये बन गया 2mr स्क्वायर। तो बन गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग अबाउट द टेंजेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। क्लियर, अबाउट द टेंजेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ध्यान देना, याद भी होना चाहिए, नो डाउट याद भी होना चाहिए, और कैसे किया ये भी पता होना चाहिए बेसिक लेवल पे एटलीस्ट, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो चीज है यार जो हमारे दिमाग के तार खोलते हैं, जो कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करते हैं। बाकी तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है, पहले समझ तो लो कि अप्लाई कैसे करना है, पहचाने कैसे कि इस क्वेश्चन में यही कंसेप्ट ऐसे ही यूज होना है, फिर तो इजी नहीं हो जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। ये हो गया सर, बिल्कुल सर, मजा आ गया, ये तो मतलब पता चल रहा है भाई क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये जो टेंजेंट है ना, ये दो तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। जो टेंजेंट है ना हमारे पास, जो हम टेंजेंट की बात कर रहे हैं ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए टेंजेंट, ठीक है। तो टेंजेंट की बात जब हम कर रहे हैं तो दो तरीके की टेंजेंट हम यूज करते हैं, एक जो परपेंडिकुलर हो प्लेन के, परपेंडिकुलर टू प्लेन हो उसके, और एक पैरेलल हो प्लेन के, ठीक है, पैरेलल, ठीक है। तो ये तो हमने निकाल लिया 2mr स्क्वायर। अब पैरेलल टू द प्लेन निकालना है, कैसे सर, अगर एक एक्सिस ऐसे ले जो उसको बाहर से टच करे, यहां पे टच करे, यहां पे टच करे, बाहर से टच करे, कहीं से भी, देखा ऐसे टच करे, ठीक है, ऐसे, तो ये इसको टच कर रही है और इसके प्लेन के पैरेलल है, देखो ये प्लेन के पैरेलल है, ना कि ऐसे परपेंडिकुलर है, पैरेलल है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आ जाओ पॉइंट नंबर 3, ठीक है। आपको निकालना पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, पहले ये निकालना पड़ेगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू डायमेट्रिकली, ठीक है, पासिंग थ्रू डायमेट्रिकली, जो उसके डायमीटर से पास हो रही होगी, सेंटर ऑफ मास से पास होते हैं, उसके डायमेट्रिकली पास हो रही होगी, ठीक है सर। कैसे सर, डायमेट्रिकली का मतलब जैसे ये रिंग मान लो है, तो ये डिस्क टाइप का, बट रिंग मान लो आप इसको, ठीक है। तो इससे एक्सिस जो पास हो रही है सेंटर से ऐसे नहीं हो रही है, ये तो हो गया परपेंडिकुलर वाला केस, पहले वाला ये वाला, ठीक है, वो ऐसे पास हो रही है, सेंटर से तो हो रही है ऐसे, फिर ये ऐसे घूमेगा इसके अबाउट ऐसे। तो जब वो उसके डायमीटर के अलोंग से पास हो, ऐसे ऐसे या ऐसे, ठीक है, इस तरीके से, ये डायमीटर है, इसके अलोंग ऐसे पास होगी तो ऐसे घूम जाएगा, ऐसे पास होगी तो ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। तो डायमीटर से डायरेक्ट पास हो जाए तब क्या करेंगे, देखना भाई। तो ये है मान लिया इसका रिंग, और एक्सिस ऐसे बिल्कुल सेंटर ऑफ मास से पास होते हो, डायमीटर के अलोंग पास हो गई है, अब घुमाना है इसको। एक बॉडी है यूनिफॉर्म, ध्यान से समझियो, ये रिंग है और एक यूनिफॉर्म बॉडी है, और इसके डायमीटर के अलोंग ये पास हो रही है, तो इसको लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डाया, ऐसे भी लिख सकते हो आप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डाया, ठीक है। अब वो डाया ऐसे भी ले सकते हो आप, या फिर कोई बच्चा बोलेगा सर मैं तो ऐसे लूंगा, भाई ये भी तो डाया ही है, ठीक है, ये वाली एक्सिस नहीं है, ये वाली है, ये वाली जो है वो ये है, ठीक है, ये ध्यान से समझना, ठीक है, ये 2D है ना ये बॉस, ठीक है। तो ये मान लो आप एक्स एक्सिस, ये मान लो आप वाई एक्सिस, ये भी डाया और ये भी डाया, और जेड एक्सिस होगी ये होगी, देखो जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये है, तो ये जो रिंग है ये इसके अबाउट अगर घूम रहा होगा इस तरीके से तो mr स्क्वायर, ठीक है, परपेंडिकुलर लिखा है देखो। लेकिन अगर x एक्सिस के अबाउट घूम रहा होगा ऐसे, या इसके अबाउट ऐसे ऐसे घूम रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो z एक्सिस है ना वो x के भी परपेंडिकुलर और y के भी परपेंडिकुलर, तो इनका डायामीटर, ये भी आप डाया मान सकते हो और इस वाली एक्सिस को भी आप डाया मान सकते हो, क्योंकि डायामीटर तो देखो ना यार, डायामीटर तो इसका ये भी हो सकता है और डायामीटर तो उसका ये भी हो सकता है, और जो z एक्सिस है वो ये होगी। होप सो आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि मैं आपके पास नहीं हूं तो आपको करके भी दिखाता है, बट आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। तो जब भी कभी डाया वाली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, तो जो नॉन है पहले उसको ध्यान से देखो, नॉन कौन सी है, जो सेंटर ऑफ मास से पास हो और परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो, ये नॉन है। तो हम क्या करेंगे, देखो ये जेड एक्सिस नॉन है, एक्स एक्सिस का पता नहीं, वाई एक्सिस का पता नहीं, ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, चाहे एक्स के अबाउट घुमा दो चाहे वाई के अबाउट, एक ही बात है क्योंकि दोनों डाया है, तो ये हमें पता है। तो ये एक्सिस इन दोनों के परपेंडिकुलर है, कुछ आ रहा है दिमाग में, ये एक्सिस इन दोनों के परपेंडिकुलर है, मींस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम,
ठीक है, यहाँ पे यूज हो रही है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो इसके अबाउट हमें पता है, तो हम पता क्या लिखेंगे, z इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। और जैसे कि मैंने आपको बताया, चाहे x के अबाउट निकालो वो भी डायमीटर है, y के अबाउट वो सेम है, और इसको लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर। तो ये दोनों सेम है, तो z के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मस्ट बी इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, और दोनों सेम है तो 2 टाइम्स ऑफ आई एक्स लिखो या आई वाई लिखो, 2 टाइम्स ऑफ आई एक्स लिखो या आई वाई, और आई एक्स वाई डायामीटर वाला केस है ये। तो आई जेड क्या है, दिस वन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो उसको लिख दो एम आर स्क्वायर, और ये बन जाएगा 2 इंटू आई डाया, ठीक है। तो आप देख सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस बन गया, डायामीटर के अलोंग आ जाएगा, 2 नीचे आएगा, तो दिस इज एम आर स्क्वायर बाई 2। तो दोस्तों ध्यान रखना, हमेशा याद रख सकते हो डायरेक्टली कि किसी भी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट, ऐसी एक्सिस जो उसके डायमीटर से पास हो जाए, हमेशा होगा एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। रिंग के केस में हमेशा होगा एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। समझा भी मैंने दिया है, याद क्या रखना है वो भी आपको पता है, ठीक है, याद क्या रखना है वो भी आपको पता है, ठीक है। तो ये कहानी है बिल्कुल क्लियर, और लास्ट पार्ट क्या है इसका उसको जल्दी से देख लेते हैं, फिर इसको बाइंड अप करते हैं, क्योंकि इतने कंसेप्ट आपके लिए मेरे ख्याल से सफिशिएंट है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हमने जितने भी बॉडीज हैं यूनिफॉर्म उनको सबको कवर करना है, फिर इनके कुछ क्वेश्चंस हम ट्राई करेंगे, सॉल्व करेंगे, जिससे आपके फंडामेंटल तरीके बिल्कुल बेहतरीन तरीके से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। मतलब एक पर्टिकुलर वीडियो में सारे न्यूमेरिकल ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बस सबसे पहले मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको सीखना कैसे है, इसका फील कैसे लेना है, ये कंसेप्ट आपके दिलो दिमाग तक कैसे पहुंचेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके गाइस, तो डायामीटर वाला हमने देख लिया है। अब जो इसका लास्ट पार्ट बचा है, और आपसे क्या पूछ सकता है, टेंजेंट, ये वाला, व्हेन द टेंजेंट इज पैरेलल टू द प्लेन, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे। देखो पैरेलल टू द प्लेन मतलब कैसे सर, देखो सपोज करो ये रिंग है, ठीक है, और एक ऐसी टेंजेंट आपने ड्रॉ करी है जो उसके, ये जिसका डायमीटर है, ये देखो ये डाया हो गया, इसके अबाउट डाया हो गया, ये हो गया डायमीटर वाला केस, ठीक है। तो अगर वो टेंजेंट बाहर से इसको टच कर रही है और इसके डायमीटर वाली लाइन के पैरेलल है, देख लो ये रहा, ये जो एक्सिस है इसके अबाउट निकालना है, दिस इज द टेंजेंट विच इज पैरेलल। कैसे सर, देखो दिस इज द रिंग एंड दिस इज द टेंजेंट, जो डायमीटर वाली एक्सिस के देखो पैरेलल है, ऐसे समझो ये डायमीटर है और ये इसकी पैरेलल नहीं दिख रही थी आपको, ठीक है, पैरेलल, इसके अबाउट निकालना है। तो ये डायमीटर और ये वाली नई एक्सिस टेंजेंट इन द प्लेन ये पैरेलल होगी, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हो आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, इस वाली का, ठीक है, सिंपल, दिख भी रहा होगा आपको, ये एक्सिस और ये एक्सिस पैरेलल है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी टेंजेंट विच इज पैरेलल, टी लिखा मैंने, फिर ये लिखा पैरेलल, तो मैं लिखाऊंगा जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, देखो यहां से सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, और डायमेट्रिकली है, तो मैं लिखूंगा सेंटर ऑफ मास से जो डायमेट्रिकली पास हो रही है प्लस एम डी स्क्वायर। तो एम डी स्क्वायर का मतलब इन दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ऑब्वियसली इनकी रेडियस के इक्वल होगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एम आर स्क्वायर बाई 2, ये तो हमने निकाल लिया है, प्लस एम आर स्क्वायर, तो इसको सोल्व करो, 3/2 एम आर स्क्वायर। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द टेंजेंट विच इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द रिंग। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बॉस, ध्यान से समझना सारी चीजें। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया तब यूज होगा जब कोई एक्सिस किसी रिंग को बाहर से टच कर रही होगी और प्लेन के पैरेलल होगी, इन द प्लेन होगी, नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इन द प्लेन, तब इसका यूज होगा। जब कोई एक्सिस रिंग के सेंटर ऑफ मास से पास हो रही होगी और परपेंडिकुलर होगी प्लेन के, ये यूज होगा। जब कोई एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास ना होके एक टेंजेंट की फॉर्म में पास हो रही होगी, ठीक है, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी, तो 2mr स्क्वायर होगा, लिख लेना अलग से बढ़िया तरीके से। जब डायमीटर के पास हो रही होगी तो mr स्क्वायर बाई 2 होगा, और ये तो मैंने आपको बता दिया। तो ये 4 मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक लिस्ट मैं आपके लिए बना देता हूं। जब सेंटर ऑफ मास से पास होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो याद रखना है mr स्क्वायर डायरेक्ट। जब टेंजेंट होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो 2mr स्क्वायर होता है, ठीक है। जब डायमीटर की बात करेगा कि डाया से पास हो रही है, तो mr स्क्वायर बाई 2 होता है, और जब टेंजेंट होगी लेकिन पैरेलल होगी तो 3/2 mr स्क्वायर होता है। ये लिस्ट आप शॉर्ट नोट्स में अलग से बनाएंगे, जिससे सब कुछ आपने डायरेक्ट याद रखना है। ये आपको सिखाने के लिए बताया मैंने, या आप डायरेक्ट जब क्वेश्चन करेंगे याद होना चाहिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा वहां पे कि ये निकालूंगा मैं, ये तो मैंने सिखाने के लिए बताया आपको, ठीक है। तो वहां पे आपने ये रिजल्ट याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब याद कैसे रखने हैं उनका तरीका मैंने बता दिया। सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, टेंजेंट है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, डायमीटर है ये रहा, टेंजेंट है पैरेलल टू द प्लेन। कूल ना, मजा आ गया ना बॉस, ठीक है।
होप सो गाइस दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। तो ये सारे रिजल्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में और भी मचाने वाले हैं मस्त तरीके से, उससे लास्ट वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। बट इन सारे कंसेप्ट को आप बढ़िया तरीके से रिपीट करके देखेंगे, समझेंगे, कंसेप्ट अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है, मस्त तरीके से, कूल है कि नहीं। तो ये सारी चीजें आप ही के वास्ते है, बस आपको आनी चाहिए अच्छे से। अप्लाई कैसे करना है इस चैप्टर को फोड़ के रख देंगे बढ़िया से, कोई टेंशन नहीं है, टफ नहीं होगा आपके लिए, बिल्कुल भी नहीं होगा, अब तो बिल्कुल भी नहीं होगा, आपको सिखा के रहूंगा, ठीक है। ओके गाइस, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस करना, क्वेश्चंस करना मस्त तरीके से, ओके, एंड ऑल द बेस्ट।